नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खूब घमासान चल रहा है, पिछड़े और अगड़ों का हो गया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो समाज में को विभाजित करने में लगी रहती थी हिंदू मुसलमान के, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी कुछ पिछड़े जाति के नेता केशव प्रसाद मौर्य, जो अपने आप को वैसे तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो हमेशा उन्होंने कभी अपने आप को उप मुख्यमंत्री से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री के दावेदार रहे और आज की डेट में घमासान शुरू उन्हीं की तरफ से हुआ है। उन्होंने पिछड़ी जाति के अभी विधायकों को अलग से बुला के एक मीटिंग करी अपनी पार्टी के। उसके अतिरिक्त वो संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के कर्ता-धर्ता हैं, उनसे वो मिलने गए। सुना है वो अनुप्रिया पटेल के साथ भी उनकी कुछ वार्ता चल रही है और किसी तरीके से वो इस प्रयास में हैं कि अपनी पोज़ीशन और मज़बूत कर पाएँ, ये बता कर के कि वही हैं पिछड़ों के नेता। और अगड़े यानी कि उनका तात्पर्य है योगी आदित्यनाथ से, जो ठाकुर हैं और ठाकुरों के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। ये बताना उनका कि ये अगड़ों की राजनीति अब नहीं चलेगी और शायद इसकी प्रेरणा उन्हें मिली है इस पिछले लोकसभा चुनाव से, जिसमें कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी ने काफ़ी बड़ी सेंध लगा दी नॉन यादव ओबीसी वोट में, दलितों के वोट में और भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी। शायद इसी से इनको ये प्रेरणा मिली है, लेकिन साथ-साथ उनकी वजह एक दूसरी भी है। वो तब से मैंने जैसे बताया 2017 से वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 2017 के वो जो चुनाव था लोकसभा का विधानसभा का, उसमें वो जीत करके लाए थे बीजेपी को, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने सोचा था कि वो कुर्सी उन्हें मिलेगी, लेकिन उसमें जो है मिल गई योगी आदित्यनाथ को, उसके पीछे अलग कहानियाँ। लेकिन तब से वो नाखुश रहे हैं और समय-समय पर प्रयास करते रहे कि किस तरीके से उनकी पोज़ीशन और मज़बूत बने और वो योगी की कुर्सी भी उन्हें मिले। ये अलग बात है कि 2022 के चुनाव आते-आते तक ये स्थिति हो गई कि वो अपनी स्वयं की सीट सिराथू से जो लड़े थे वो हार गए। हालाँकि वो आरोप ये लगाते हैं कि सैबोटेज किया गया उनके साथ और उनको पार्टी के अंदर के लोगों ने ही हरवा दिया। नहीं तो दूसरी बात दावा करते। तो अब अभी हाल में तो अब चुनाव होने वाला नहीं है, अब तो 2027 में है। तो उससे पहले कुछ इस तरीके की भूमिका बनाई जा रही है और जंग चल रही है। हाल में बीजेपी की जो मीटिंग हुई थी, लखनऊ में स्टेट एग्ज़ीक्यूटिव जेपी नड्डा आए थे, उसमें भी मामला खुलकर सामने आ गया। एक प्रो योगी लॉबी, एक एंटी योगी लॉबी। बहरहाल ये जो चल रहा है और ये कहाँ तक जाएगा और क्या-क्या गुल खिलाएगा, इसी पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही जानकार पैनलिस्ट है, हमारे साथ है। हमारे साथ देख रहे हैं हमारे साथी शीतल सिंह, जो हमेशा आपको गाड़ी से ही दिखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के मोबाइल जर्नलिस्ट यही हैं। ये हर वक़्त कहीं न कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं और वहाँ से बताते हैं क्या हो रहा है। तो आज भी ये लखनऊ और दिल्ली के बीच में कहीं हैं और मैं गलत नहीं कह रहा हूँ शायद शीतल। हमारे हमारे साथ सतीश के सिंह, जो नोएडा से जुड़ रहे हैं और जी न्यूज़ के एडिटर हैं। आप किसी को तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ आज गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, वैसे तो लखनऊ में रहते हैं, लेकिन अपने मूल निवास स्थान गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। तो और ये जो है हम बात की शुरुआत शीतल आपसे ही करना चाहेंगे। क्या क्या हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा? क्या-क्या गुल खिलाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो कैरेक्टराइजेशन लोकसभा चुनाव के बाद हुआ है, उसमें एक तो ये कुछ चीज़ें जो सामने आई और कुछ चीज़ें जो गढ़ी गई, उन दोनों में एक बहुत ज़रूरी है कि उनको उस तरह से समझा जाए जैसे वो हैं। एक बार नतीजे को फिर से देखते हैं। आप देखें कि 80 लोकसभा सीटों में सवर्ण जातियों के उम्मीदवारों की संख्या 15 से भी कम है। इसमें 8 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, ये 8 या 9, जिसमें से 7 बीजेपी के हैं और 2 आप 9 हैं
राहुल गांधी को भी ब्राह्मण मान ले, तो 2 कांग्रेस के हैं, लेकिन जो 37 सीट वाला अखिलेश की पार्टी है उसमें वो एक भी नहीं। राजपूत कुल 4 हैं, जिसमें से एक जीते हैं इनकी अखिलेश की पार्टी से, बाकी 3 बीजेपी से, कांग्रेस से नहीं जीते हैं कोई। तो ये मतलब वाणिज्य समुदाय से, बनिया समुदाय से आप कह लीजिए 2 या 3 लोग हैं कुल। तो सवर्णों का जो घनत्व है वो बीजेपी में है, और जो उनका प्रतिद्वंदी यानी अखिलेश की पार्टी है उसमें सचमुच में पीडीए का घनत्व है 37 में से 36। इस तरह से वर्गीकरण नहीं हुआ इस चुनाव का। अब उसमें वो कैरेक्टर दिखाता है। तो कि बीजेपी अब चाह के भी उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की पार्टी सिर्फ इस बात से नहीं बन सकती कि उसने राजभर समाज के नेता को अपने से मिला लिया, या निषाद समाज के नेता को अपने से मिला लिया, या अपने यहाँ एक पिछड़ी जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बात नहीं बनने वाली। अब ये जो कोशिशें कर रहे हैं, हुआ ये है कि इस चक्कर में ये जो जातियों के नेता थे, इनके नीचे से इनकी जातियां खिसक गई। अब राजभर के नेता के नीचे उनकी राजभर जाति नहीं बची, और निषाद के नेता के नीचे उनकी निषाद जाति नहीं बची, वो नीचे से निकल जा चुकी है। तो अब ये जो जिस पानी में वेंचरिंग करना चाह रहे हैं हमारे मौर्य साहब, वो पानी उनके लिए बचा नहीं है, क्योंकि वो समाज ये जान गया है कि ये सरकार सवर्णों की सरकार है। सारे जिलाधिकारी, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम, जहां संभव है वहां सिर्फ और सिर्फ सवर्ण है। सवर्णों में ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच राज्य का बंटवारा है, थोड़े बहुत कायस्थ और अन्य लोगों को भी मौका है, लेकिन मूलतः इन्हीं के हाथ में है। और कुछ हिस्सा वाणिज्य समुदाय से यानी बनिया समुदाय ने भी लिया है, बाकी सब उत्पीड़ितों में है। ये समाज में उत्तर प्रदेश के मैसेज है, और इस मैसेज को पॉलिटिकली अगर आप काउंटर न करके अपनी पार्टी के झगड़ों में काउंटर करना चाहेंगे तो ये कहीं पहुंचेगा नहीं। ये बिल्कुल साफ है कि ये कहीं नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि मौर्य करें तो क्या करें। चुनाव वो जीत पाते नहीं है, क्योंकि वहां इंतजाम हो जाता है और वो उनको हरा दिया जाता है। और चुनाव जिता सकते नहीं है, क्योंकि जब अपना नहीं जीत पाते तो जिताएंगे किसको। तो वो तार्किकता कैसे लाए। लेकिन दिल्ली चाहता है कि वो शेर बन जाए वहां पर, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो ये वेंचरिंग कर रहे हैं तरह तरह की, पहले तो उन्होंने दिल्ली की ताकत से एक हल्ला मचाया कि अब ये हटाए जाने वाले हैं और हम आने वाले हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना। बहुत सारे पत्रकार वगैरह भी जो उनसे फीड हुए गए, और तमाम चैनलों वगैरह पे इस तरह की स्टोरी, अखबारों में स्टोरीज आई, लगा सचमुच में कुछ होने वाला है। एक्चुअली होना तो चाहता है दिल्ली की ऐसा करे, लेकिन दिल्ली आज वो दिल्ली नहीं है जो 303 वाली दिल्ली थी या 282 वाली दिल्ली थी। ये 240 वाली दिल्ली है, जिसको पता है कि उसके पास बहुमत नहीं है, जिसको बजट में अपने उन राज्यों के सत्रपों को बैसाखी लेनी पड़ रही है घूस देके, जिसको 26,000 करोड़ बिहार में देना पड़ रहा है, 15,000 करोड़ आंध्रा में देना पड़ रहा है बजट में। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में दिल्ली उन्हें ऐसा मौका नहीं दे सकती कि उनके कहने पे कान पकड़ के योगी को हटा दे। तो वो कोशिश कर रहे हैं, वेंचरिंग कर रहे हैं तरह तरह की। ये उसमें से एक वेंचरिंग है। क्योंकि एक ये हुआ था कि एक पत्र लिखा था अनुप्रिया पटेल ने, छोटे मोटे बयान राजभर ने और अन्य नेताओं ने दिए, लेकिन इन नेताओं की समस्या है कि अपना अपना बेटा लड़ा के ये दोनों चुनाव हार चुके हैं। राजभर पार्टी का नेता भी हार चुका है और निषाद पार्टी का नेता भी हार चुका है। तो जो अपना चुनाव नहीं जीत सके, वो अपने अपने समाज के अब उतने बड़े दावेदार नहीं हो सकते, क्योंकि अखिलेश के पास जो 37 में से 36 है, वो सब के सब पीडीए से आए हैं। सिर्फ एक राजपूत, उनका एक उम्मीदवार आनंद भदौरिया है, बाकी 36 के 36 पीडीए से आए हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से आए हैं। तो आप नकली प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, असली प्रतिनिधित्व आपके हाथ है नहीं। जो सवर्ण उत्तर प्रदेश में जीते हैं वो या तो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, और सिर्फ एक आदमी अखिलेश के पास है। तो सवर्णों की पार्टी एक तरफ नजर आ रही है और पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की पार्टी एक तरफ नजर आ रही है। ये राजनीतिक विभाजन बहुत जोर से और बहुत साफ साफ हुआ है। तो इसका उत्तर देने के लिए जिस राजनीतिक कर्म की जरूरत है
वो तिकड़मों से नहीं हासिल होगा कि आप अपने यहाँ आपने आप एक तरह से कहें कि खारिज नेताओं की जो एक टीम आपके पास है, उसमें से आप ऑक्सीजन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है जिसमें आपका खुद का दम घुट सकता है। मेरा ये कहना है। बहुत सही शीतल आपने डिस्क्राइब किया जो स्थिति है, बिल्कुल यही है। लेकिन मुश्किल ये है सतीश जी कि समझ में नहीं आता है, जो बैठे हैं लोग, अब आप तो कहीं से कुछ खबर खास लेकर के आए हैं सुना है, तो ये जरा बताइए कि क्योंकि जब जो आदमी अफेक्टेड है और जो क्लेम कर रहा है, उसको ये एहसास ही नहीं है कि जमीन खिसक रही है, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, ऐसा लगता है। आपकी म्यूट है आप। देखिए, खबर कोई खास तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन हाँ खबर है वो। बताते हैं, बाद में बताएंगे, पहले जरा भाव भंगिमा दे दे। नहीं, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मौजूदा हालत में 240 वाली दिल्ली जो शीतल जी कह रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, दोनों तीनों, एमएसपी भी, मोदी शाह पार्टी भी, 240 वाली बीजेपी भी और आरएसएस, ये तीनों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से बदल दिया जाए अविलंब। ये उनके हित में है, ये अच्छा, उनके कैसे? हित में है। आप इस चीज को समझिए। कैसे कैसे कि आप हिंदुत्व का अभी जो सिक्का है अभी थोड़ा थोड़ा खोटा हो गया, और अभी पीडीए, पिछड़े वर्ग, ये सब का सिक्का बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी बता रहे थे कि 36 उनके पीडीए वाले जीते। तो अगर सामाजिक समीकरण में धर्म के आधार पर भी आप देखिएगा तो जो मंडल फोर्सेस है वो हावी हो रही। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से वो अपना परचम नहीं लहरा पाई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। तो कायदा ये कहता है, राजनीति ये कहती है कि जो आपका मुखिया है, जिनके ऊपर आरोप टी सीरीज का लगता है, जो कि सवर्ण है, ठाकुर है, जो सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं, तो उनको बदला जाए। लेकिन क्या 240 वाली दिल्ली बुलडोजर चलाने के लायक है अभी? दिल्ली लखनऊ नहीं है, क्योंकि अगर उसने कुछ लखनऊ में किया तो फिर वो 240 भी कहां चला जाएगा इसका भी ठिकाना है नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, दोनों चीजें हैं, हटाना भी चाहती है लेकिन मतलब हटाना जरूरी भी है, मैं बोलता हूं, लेकिन हटा नहीं सकते। ये बात समझ लीजिए इस चीज को। क्या इसका कारण 2027 का चुनाव का खतरा है कि भाई जो हिंदुत्व के जो आइकन हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हटाने से 2027 में, अभी 2027 तो बड़ी दूर है, क्या ये वजह आप समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुत्व के आइकन नहीं है। अब है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनको ठाकुर समुदाय का मुखिया भी माना जाता है। तो हिंदुत्व एक जगह, ठाकुर समुदाय एक जगह, दोनों दो तरफ सवर्ण है भाई। चाहे बाबा हो चाहे कुछ हो, आप देश में कोई न कोई जात आपका गढ़िए देता है। यहाँ जात ही पूछो साधु की है, आप समझ लीजिए। तो दिक्कत यह है। अच्छा देखिए, दूसरी बात, दूसरा पक्ष, योगी जी को ऐसा माना जा रहा है कि योगी जी की नजर दिल्ली की तरफ है। उनका कोई ज्यादा केशव मौर्य को समझते नहीं है कि उससे कोई कंपटीशन उधर है ही नहीं। केशव मौर्य दिल्ली के दूत हो सकते हैं, दिल्ली में अपनी गोटी सेट कर सकते हैं, बार बार दिल्ली जाकर के मुलाकात कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग के नेताओं को दूसरी पार्टियों के बुला सकते हैं, इतना सब तो कर सकते। लेकिन ये काम केशव मौर्य को नहीं। अगर पूरा बरदहस्त प्राप्त हो
तब तो जो कर रहे हैं वो ठीक है कि भाई भाजपा देख रही है कि जो ये मंडल की हवा चलने लगी है उसमें ये जातियां जरूरी है जब हिंदुत्व कमजोर पड़ता है। ये उसमें हो सकता है जरूरत, लेकिन क्या वो अकेले दम पर ये करने लायक है या कैसे हो, ये काम फिर भाजपा को करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि भाजपा को अगर पीडीए से लड़ना है तो उनको जो है पिछड़े वर्ग की राजनीति करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। ये ठाकुर बाबा जो है, बाबा अपने हैं योगी जी, वो चस्पा उनके ऊपर कर दिया जाएगा। केशव मौर्य क्या कह रहे होंगे जब उनके साथ पटेल और ये राजभर और वगैरह निषाद सब आ रहे होंगे, वो सब कह रहे होंगे भाई ये तो अगड़े वर्ग के हैं, सवर्ण के हैं, हम लोग का कोई काम नहीं होता है, ये होता है इन लोग के पिछड़े वर्गों का ये हो रहा है, मतलब हनन हो रहा है, उनका कुछ नहीं होता है। यही बात करके पॉलिटिक्स जमा रहे होंगे ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हालत तो ये है कि 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक, पहला तो 27 तारीख को शायद योगी जी दिल्ली आने वाले, सुना है मैंने, तो वो मुलाकातें बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अब केशव जी रहते हैं मंत्रिमंडल में, नहीं रहते हैं, संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, कुछ तो होगा। ऐसे तो लखनऊ चलेगा नहीं, कुछ बदलाव तो होंगे, यथावत स्टेटस वो नहीं चलेगा, बदलाव होंगे, करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात। दूसरी बात जो 27 वाली बताई, दूसरी बात अभी 10 विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव। इसमें किसी सूरत में कांग्रेस भाजपा जो है, मुझे नहीं लगता है 2 या 3 सीट से ज्यादा निकाल पाई। तीन पिछली बार भी थी, इनमें से 10 में से 5 तो समाजवादी पार्टी के पास है, भाजपा के पास 3 ही है पिछले जब चुनाव हुआ था तब। तो मैं कह रहा हूं कि मौजूदा स्थिति में ये है कि 2 निकल जाए तो भी बहुत है। अब इसमें केशव जी मौर्य योगी जी लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे कि योगी जी चुनाव का मोर्चा संभालेंगे, उस पर भी बहुत कुछ वहां की राजनीति डिपेंड करेगी। उसके ऊपर जो आउटकम होगा चुनाव के नतीजों का असर तो पड़ेगा। और तीसरी बात जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे थे, मैं था इलाहाबाद में, बसु तरसु, वहां पर दोनों आए थे, योगी जी भी आए थे उसी दिन, और केशव मौर्य जी का तो एक तरह से बेस ही है प्रयागराज, तो वो दोनों आए थे। शायद दोनों को एक ही जगह जहाज हेलीकॉप्टर से उतरना था, है कि नहीं? जब ये हुआ कि योगी जी फलाना इतना बजे इस जगह पे आ रहे हैं, तो केशव मौर्य ने अपना जगह बदल दिया आने का। फिर वो लेट आए और दूसरे जगह, समझे? अच्छा, अब दोनों आए थे जी, दोनों आए थे वहां पर, सरकारी काम भी था और कुछ निजी काम भी था। तो लेकिन ये हालत अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछड़े वर्ग का नेता भी हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहो, मुख्यमंत्री के बीच में हो जाए, तो ये आप समझ लीजिए कि स्थिति बहुत खराब है। और ये ऐसे नहीं चलेगा, इतना भी तय है। ये बात हो सकती है कि केशव मौर्य के मार्फत एक दबाव बनाने की योगी जी पर प्रयास किया जा रहा, ये ऐसा हो सकता है। बहुत सारे हिडन हैंड्स हैं, तो वो हो रहा होगा। लेकिन कुल मिला के नितांत मतलब अर्थ यही है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव करना पड़ेगा। या तो आप केशव जी को वहां से निकाल के, जो बिना कैबिनेट में रहते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए कैबिनेट में नहीं जाते हो, तो उनको संगठन में डालिए, ऐसे भी कहते हैं संगठन बड़ा है सरकार से। या फिर योगी जी का कुछ करिए, कुछ तो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि 27 के बारे में तो किसी ने कह दिया ना वहां का आदमी कि तो हम हार जाएंगे 27 को। तो अब ये मौजूदा स्थिति में वहां स्टेटस को जो श्वास नली है बीजेपी की उत्तर प्रदेश, भले ही 33 सीट जीती हो, लेकिन इसी के बलबूते तो 282 और 303 आया था, और जब वो घटा तो 240 पर उतर गए। तो उत्तर प्रदेश को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब सवाल एक और बोल दूंगा, ये आरएसएस वालों का क्या समर्थन प्राप्त है योगी जी को? है क्या?
ये मुझे नहीं, पूरा मालूम नहीं। देखिए योगी जी तो आरएसएस के उनके रूट्स ही नहीं है आरएसएस में। वो कभी भी आरएसएस के हिस्सा नहीं रहे हैं। उनकी तो अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी जो कि अब मैं खुद ही ये उन्होंने सवाल करके बंद छोड़ कर दे दी। रहा हूँ, मैं सवाल करके हाँ, छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि 10 तारीख को मोहन भागवत ने एक राजनैतिक बम पटका था 10 हाँ, जुलाई को, और उसके एक के दिन बाद गोरखपुर प्रवास पे चले गए। तो इससे तो लगता है कि कहीं कोई ना कोई ताकत योगी जी वहां से प्राप्त करते होंगे या दावा करते होंगे। दरअसल क्या है ना कि योगी जी का हिडन ताकत जो प्राप्त होता है वो आरएसएस से होता है, और हाँ, केशव जी का जो हिडन ताकत है वो प्राप्त होता है दिल्ली से। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल, समझ लीजिए बिल्कुल। इस चीज को। हाँ, हाँ, अब हाँ, इसी हाँ। के बीच में है चीजें, अब पता नहीं क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा और कुछ होगा भी। नहीं, नहीं, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हैं उत्कर्ष, ये बात जो है, और गोरखपुर वाली बात कि मोहन भागवत वहां आरएसएस का एक कैंप अटेंड करने गए थे। एक खास स्पेशल कैंप लगाया गया था, और उसी बीच में योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और 3 रोज रहे। लेकिन ऑफिशियली ये बताया गया कि कोई दोनों की मीटिंग नहीं हुई। अंदर खाने से लोग बोलते हैं कि शायद वो मिले, रात में मिले, ये मिले। तो ये जो सतीश जी कह रहे हैं, इस बात में कि वहीं से दम उसी को मिलता है कि हाँ वहां रहे, और कोई ना कोई 3 दिन जाके योगी भी रहे, और अगर नहीं मिल पाए तो मैसेज अलग जाता है, और अगर मिल गए तो फिर वो बात सही होती है। आपको क्या लगता है जिस तरीके का ये अ, हो रहा है यहाँ पे, उसमें देखिए, उसमें जो है। हाँ, हाँ, बोलिए। मैं थोड़ा समय लूंगा। एक तो आप आराम से। शीतल भाई ने जो विषय प्रवर्तन किया ना, वो बड़ा अच्छा हाँ, था कि आखिर हाँ, केशव मौर्य ये कर क्यों रहे हैं। और सतीश सर ने उसमें बताया कि भाई अब जरूरत तो है, क्योंकि मंडलवादी राजनीति फिलहाल चमकी हुई दिखाई दे रही है, उसके नतीजे भी बता रहे हैं। तो अब ये देखना है कि एक तरफ तो ये स्पष्ट हो चुका है कि आप ये कह के नहीं भरोसा ले सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब जो पिछड़ा वोटर है, दलित वोटर है, उसको अपना नेता भी चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव की जीत के पीछे भाई नेतृत्व भी वही है, तो ऊपर से नीचे तक सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, योगी जी के साथ ड्रॉबैक यही है कि एक तो वो भाई जब तक बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। जब तक बंद मुट्ठी थी, जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे, एक बातें चलती थी। हालांकि गोरखपुर में तो सब लोग वही बात समझते थे, लेकिन बाहर तो ये था कि भाई एक संत वाली बात थी, एक योगी वाली बात थी। अब वो मुट्ठी खुल चुकी है, तो वहां के भीतर से सब कुछ दिख रहा है कि भाई वो सतीश सर कहते वो टी सीरीज और ये सारी चीजें। तो अब ये तो एक अब वो वाला कार्ड नहीं है योगी जी के पास, जिसमें वो ये खेल सके कि सबका साथ सबका विकास, और हमारी तो कोई, हम तो न्याय की बात करते हैं। क्योंकि बुलडोजर्स चल रहे हैं, कल भी चला यूपी में बुलडोजर। तो इत्तेफाक ये है कि वो बुलडोजर्स का अगर आप टैली निकालिए, अब पता नहीं इसको कैसे अधिकारी लोग डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन दिखने में ये आ रहा है, बड़ा विजिबल है कि वो भी बड़ा कॉस्ट सेंसिटिव बुलडोजर है, और बड़ा वो रिलीजियस बुलडोजर भी है। तो रिलीजियस सेंसिटिव ज्यादा है। हाँ, मतलब वो बहुत सेंसिटिव है वो बुलडोजर। क्योंकि बुलडोजर के टारगेट पे या तो मुसलमान आते हैं या दलित आते हैं। आपका वो फ्रीज हो गया है शायद। उत्कर्ष, उत्कर्ष आपको आवाज आ रही है? नहीं, नहीं, उत्कर्ष का ये कुछ कनेक्शन फ्रीज हो गया है। शीतल, आपको आवाज आ रही है? शीतल, हाँ, मुझे आ रही है, मुझे शीतल, आ रही है। आपको हरियाणी वो उत्कर्ष बता रहे थे कुछ, उनका वो फ्रीज कर गया है कनेक्शन। तो कोई ये बात नहीं। आपको क्या लगता है, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से योगी कर रहे हैं, और समस्या तो यही है जो सतीश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो हटाना तो इमिनेंट है, क्योंकि मुश्किल ये है कि जो राजनीति खेली जा रही है, जो कारगर साबित हो रही है, वो है मंडल वाली राजनीति, और उसी का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं केशव मौर्य। लेकिन क्या केशव मौर्य में इतनी कैपेबिलिटी है कि दिल्ली का उनका पूरा समर्थन है? अमित शाह उनको शायद समर्थन इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि अमित शाह
को वो अपनी रेस में लगे हुए हैं कि भाई अगर कभी मौका मिला, मोदी जी, वैसे तो ये सब जानते हैं कि मोदी उस चीज का नाम है कि जब तक वो है तब तक कोई सक्सेशन का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका आए तो अमित शाह सोचते हैं कि वो एक नेचुरल सक्सेसर उन्हें बनना चाहिए। लेकिन और उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक हिंदू हृदय सम्राट की इमेज है। दूसरा, उन्होंने अपनी एक और जो इमेज कास्ट खुद करी है, तो एक इस तरीके का ऑरा उनका बन चुका है और एज मुख्यमंत्री उन्होंने एक इतनी पब्लिसिटी के जरिए से ये कायम कर लिया है, कितना सही है गलत कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो उनकी प्रोफाइल कहीं लार्जर हो जाती है अमित शाह से। ये दरअसल असली फैक्टर इसके पीछे ये है। और इस लेकिन केशव मौर्य की वही स्ट्रेंथ है अमित शाह। तो इस लड़ाई को ये कहां तक ले जा पाएंगे? समस्या ये है कि अमित शाह और इवन मोदी इस समय इस चुनाव में आप वैसे तो वो सरकार बना ले गए हैं, लेकिन लोग उनके खुद अपने लोग और बीजेपी के समर्थक इस चुनाव में उनको जीता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे। उनमें कोई विजयी भाव नहीं है। उनको लगता है कि हम चुनाव हार गए। और इसकी वजह से क्या हुआ है, उसका कारण वो मोदी और शाह को समझते हैं और खासकर शाह को समझते हैं। उनके बीच जो वार्ता है, जो सोशल मीडिया पे आपको बड़े आराम से मिल सकती है, कोई मेरी जादूगरी नहीं है। उनकी प्रोफाइलें आपस में खुलेआम ये सोशल मीडिया पे बहस करती हुई मिलती। प्रीडोमिनेंटली ये पार्टी सवर्णों की पार्टी। उत्तर भारत में इसमें सवर्ण लोग ही वैचारिक खुराक और आप कह सकते हैं मसल प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल और अन्य चीजें तो बहुत जगहों से आती हैं, लेकिन उसमें भी इन्हीं का रोल ज्यादा है। इससे जो लाभ मिला है सत्ता में रहने का, वो भी सवर्णों को मिला है। उत्तर प्रदेश में खासकर, जैसा मैंने भी आपको बताया, तमाम जिलाधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न थाने, तहसील, एसडीएम, ये सब तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हुआ ही। नौकरियों में जो कुछ हुआ उसमें ज्यादातर जगहों पर पिछड़ी जातियों का, दलित का और अन्य का, तमाम जगहों पर यूनिवर्सिटी वगैरह में एकदम उनके साथ अन्याय हुआ। रोज इनकी लिस्ट सोशल मीडिया पे विभिन्न पिछड़ी जातियों के नेता आपस में और अदरवाइज भी पब्लिक में बांट रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगर 50 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर रखे गए तो लगभग 95% सवर्ण रखे गए, उसमें से 70%, 60% ठाकुर रखे गए। ऐसे ही बांदा यूनिवर्सिटी में हुआ, जितने वाइस चांसलर बने सब सवर्ण बने एक आध को छोड़कर, और वो सब आरएसएस से जुड़े हुए या इस तरह के हुए। और इसके बाद उन्होंने नीचे की भर्तियों में वैसा ही किया। बहुत सारी जगहों पे जहां ओबीसी वगैरह के अभ्यर्थी, दलित अभ्यर्थी बिल्कुल हर तरह से ठीक थे, वहां उन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल करके उनकी जगह खाली कर दी। नॉट फाउंड सुटेबल इस समय पिछड़ी जातियों के बीच सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा है। सोशल मीडिया पे इसके रेफरेंसेस भरे हुए हैं, कोई भी देख ले सबको दिखाई दे देंगे। आज जो उनका पढ़ा लिखा तबका है इन समाजों का, वो बहुत उद्वेलित है। और जो मिडिल क्लास जनरेट उसमें से हुआ है, अब उससे आप सच्चाई छुपा नहीं सकते। संसद का कैरेक्टर यह है कि 80 में से 15 लोग भी सवर्ण नहीं है और 65 पिछड़ी जातियों और दलित और मुस्लिम्स में से आ रहे हैं। मुस्लिम तो कुल 4 हैं, बाकी तो 4 या 5 हैं, बाकी सब पिछड़ी और दलित जातियों के लोग हैं। एक बहुत प्रचंड बहुमत पिछड़ी जातियों का है। लेकिन नौकरियों का जहां तक सवाल है, वहां पर उनसे वो हिस्सा छीन लिया गया है इस तरह की चालाकी करके। जुडिशरी में वो है नहीं, मीडिया में वो है नहीं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये पॉलिटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है इस बार उनकी प्रचंड हार में। बिहार में दूसरी स्थिति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति है। दुर्भाग्य से बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो भी ये गलती कर गए कि दोनों को एक तराजू पे तोलने की उन्होंने कोशिश की। वो स्थिति नहीं है। यहाँ बीजेपी के साथ जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, वो अपने अपने समाजों में पूरी तरह डिस्क्रेडिट है। वो अपना चुनाव नहीं जीत पाते। तो इस सूरत में उनके आधार पर अगर बीजेपी का नेतृत्व या उसके नीतिकार या इस तरह के अंदरूनी लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, उसके आधार पर कोई जीत
अपने लिए सोच रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है इस बात में कि ये बात लंबी नहीं जा सकती। और ये बात संभव नहीं है बीजेपी के लिए कि उत्तर प्रदेश में वो एकाएक पिछड़ी जातियों में से किसी को पकड़ ले और सवर्णों का गुस्सा झेल ले। सोशल मीडिया पर सवर्ण प्रचारक जितने हैं, इनके ट्रोल्स और अन्य जो हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने हैं, इन्फ्लुएंसर जितने हैं, उनका मैक्सिमम जो है योगी के साथ है, मैक्सिमम। और वो लगातार इन चीजों के लिए गुजराती लॉबी को दोषी ठहरा रहा है जो पॉलिटिकल डिबेकल हुआ है। उसका तर्क है कि योगी जी को मौका देना चाहिए, वो योगी जी को आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में अगर इन्होंने योगी जी को छुआ, जो मुझे तो नहीं लगता कि वो हिम्मत इनमें होगी, क्योंकि ये भी तो सोशल मीडिया और मीडिया में कंटेंट जो आ रही है उनके फोन में भी तो वही दिख रही जो मेरे फोन में दिख रही है। तो वैसी किसी सूरत में मतलब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये बहुत बड़े पैमाने पर अगले चुनाव में हारेंगे। जितने चुनाव में अभी हारे हैं, राज्यों के चुनाव में, बाई इलेक्शंस में, और फिर अल्टीमेट आम चुनाव में इनके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगी। और एक ऐसे समय में जब आप बैसाखियों पर हो, तो आप क्या ये रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि बैसाखियां टूटी और गिरे और कहीं आम चुनाव जल्दी हो गया तो ये सूरत तो आपको रसातल में ले जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि बीजेपी के पास इसका कोई निदान नहीं है। और जहां तक ये दोनों उप मुख्यमंत्रियों का सवाल है और खासकर मौर्य जी का सवाल है, वो इतनी हवा उनमें भर चुकी है दिल्ली से कि अब वो भी वापस नहीं हो सकते। आप उनको अब अपने आप अपनी पार्टी का विपक्ष के रूप में देखने को मजबूर रहेंगे। और आने वाले दिनों में आपके पास बहुत बार इस तरह के कार्यक्रम करने का विषय होगा। ये अंतिम नहीं है और इसके बाद बहुत बार आपको ये मौके मिलने जा रहे हैं। नहीं, आपकी भविष्यवाणी जो है बड़ी सही लग रही है। और सतीश जी इसमें जो है, लेकिन ये बात तो ये प्रकरण तो वहां तक हो गया कि ठीक है, योगी को बदल सकेंगे या नहीं सकेंगे, ये एक अलग प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो केशव मौर्य जो कर रहे हैं, उससे वो क्या हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अगर राजनीति पिछड़ों और अगड़ों की है, तो उसमें तो भाजपा तो पीछे ही है उस रेस में। तो अपने ही को लोगों को और विभाजित करके भाजपा और केशव मौर्य क्या हासिल कर लेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, हासिल क्या कर पाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन उनके पीछे अगर ताकत बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व डाल दे, तो ये एक जो पिछड़ों का जो एक प्रचंड लहर टाइप का चला है, जो अखिलेश पीडीए और कांग्रेस की तरफ आया दिखा लोकसभा में, तो उसको अगर ताकत दिल्ली से मिल जाए तो वो काट सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं काट ही देंगे, लेकिन एक आदमी के अंदर वो रणनीतिकारों के दिमाग में रहता है कि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे करें। कितने लोग तो आपको अभी बोलने वाले बोल देंगे, लेकिन वो सच्चाई नहीं है तो ये एक्चुअल वार ही कि ये नूरा कुश्ती है जो केशव जी कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं, वो कुश्ती ही है। तो इससे क्या होता है कि एक बात तो सही है ना कि भाई पिछड़ों के तरफ एक प्रयास दिखता है कि चलो अगर कल को कोई बदलाव हो जाए, अगर संगठन में आ जाए केशव जी, तो एक वो कहने के लिए रहेगा कि चलो जी इधर देखो, पिछड़ों के साथ इन्होंने ये किया, ये पिछड़ों का नेता है, ये संगठन का अध्यक्ष है प्रदेश, ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। अभी चर्चा चल रही है कि आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए एकदम खजाना से गंगा बह चुकी केंद्र सरकार के, और खास मतलब जो भी है, और अभी तो शीतल जी 26,000 करोड़ कह रहे थे, वो 26,000 नहीं, नीतीश जी तो कह रहे हैं 58,000 करोड़, है ना। 26,000 तो खाली एक पीरपैंती बिजली के लिए, ऊपर थर्मल के 58,000 ये करोड़ ये बिहार के लिए, 58,000 बिहार के लिए, केवल बिहार के लिए। जी जी जी, ये नीतीश का दावा है। आंध्र प्रदेश का पोलावरम उससे पहले ही रिफाइनरी का हो गया, उसके बाद 15,000 करोड़ अमरावती के लिए,
वगैरह वगैरह वो सब है। तो क्या हुआ, मतलब क्या ये बजट ऐसा नहीं था कि 33 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश को कुछ दे सकती थी या नहीं दे सकती थी? 10-22 चुनाव है, बाईपोल है, यहाँ कुछ तो दे सकती थी। क्या दिया है? बिल्कुल। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आप इसको हल्के से ना लीजिए। क्यों? हाँ, कुछ कहने के लिए क्या है कि जो मिला उत्तर प्रदेश को, और क्यों नहीं मिला, इस पर मेरा ज्यादा फोकस है। क्यों नहीं मिला, इस पर ज्यादा फोकस है। आप समझिए इस बात को। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है यूपी का। हर कुछ दिया गया यूपी को, तमाम पुराने बजटों में, सहायता में, स्कीम में, सब को। इस बार क्या हो गया, हाँ, ये क्या हो गया? तो ऐसे में केशव जी बाईपोल लड़ेंगे कि योगी जी लड़ेंगे, या दोनों अपने अपने तरफ से लड़ेंगे और आपस में ही लड़ते रह जाएंगे? बहुत बढ़िया। आप समझिए इस ये चीज को। हाँ, अभी योगी जी जब ये फैसला आया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कांवड़ वाला कि हाँ, ये हाँ, नेम प्लेट, बोर्ड प्लेट लगेगा, तो पहले तो ये आई थी खबर कि भाई अधिकारी ने किया है, अधिकारी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। कैसे मजाल है किसी अधिकारी का बाबा योगी के राज में कि उनके मर्जी और उनकी सहमति या उनकी जानकारी के बगैर कोई इस तरह का फैसला कर दे। मुझे ऐसा लगा कि ये फैसला योगी जी के थ्रू हुआ, और योगी जी अपना जो उनका हिंदुत्व वाला चेहरा है बिल्कुल, उसको, या अपनी लखनऊ पर अपनी कमान को, या फिर हिंदू आभा मंडल में जो अपना उनका प्रभुत्व है उसको फिर से जमाने के लिए किया। जमाने के तो लिए, इसमें बिल्कुल। कहीं मैं जो सब कुछ बोल रहा हूं उसका लबोलुआब सिर्फ नहीं, नहीं, एक है। बिल्कुल। सब लबोलुआब एक है कि एक कहीं न कहीं परोक्ष रूप से दिल्ली और लखनऊ के बीच में फैसलों में, निर्णयों में, सौगातों में और कई तरह के और चीजों में कुछ न कुछ दूरियां दिख रही हैं। और क्यों दिख रही है, उसका रिजल्ट, मतलब उसका जो है मेन, जो इसका ग्रामर है, इसका नुआंस है, वो इन चीजों में। वो इन चीजों में बहुत 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 बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। उत्कर्ष हमारे साथ वापस जुड़ गए। हम सोच रहे थे कि जो है इनका कनेक्शन नहीं लग पाएगा। बड़ी अच्छी बात है उत्कर्ष, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपको अब और साथ ही साथ ये भी आप इस बात पे भी प्रकाश डालें कि आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी को या केशव मौर्य को कहां तक पहुंचाएगा? एक सेकंड शरद भाई, क्या मैं रिलीज हो सकता हूँ? मुझे चूंकि आगे हाँ, जाना नहीं, था। बिल्कुल बिल्कुल, बस हम खत्म ही करने वाले हैं उत्कर्ष के से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, ठीक। थैंक यू। आप अपने भ्रमण पे आगे बढ़े। शरद भाई देखिए, जो मैं बात कह रहा था वो हाँ, मैं मिस कर गया बीच में, लेकिन आखिरी जो लाइनें मैंने सुनी सतीश सतीश जी सर की। की, लगभग वही बात थी। एक तो ये कि आखिर योगी आदित्यनाथ को इस संघर्ष के भीतर मदद क्या करेगा। उनकी वही छवि जो एक कड़े आक्रामक तेवर वाले हिंदू नेता की छवि है। अब उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो जो टीम बी है, या टीम केशव कह लीजिए या टीम बी कह लीजिए, या तो ये क्या कर रही है? ये सिर्फ दो काम कर रही है। एक तो पिछड़े विधायकों या सहयोगी दलों के भीतर का विश्वास खुद के ऊपर स्थापित करा रही है। क्योंकि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप दो लगे। एक तो ये कि कार्यकर्ताओं की बात उनकी सरकार में नहीं सुनी जा रही, अधिकारी बेलगाम हो गए। और ये आरोप लगाने वाले, एक अगर मोती सिंह और रमेश दुबे को भी थोड़ा सा एक मिनट के लिए एक मिश्रा, कैटेगरी से रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा, तो हाँ, तो बाकी सारे जो थे वो पिछड़े। अनुप्रिया का अटैक, केशव का सीधा सीधा रुख रवैया जो है वो, संजय निषाद घूम घूम के काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर तो काफी कुछ कह भी जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने किया क्या? दो चीजें की उन्होंने। एक तो वो जो फैसला लिया ढाबों के नाम वाला, उसने उनको वापस एक मतलब उनकी कोशिश ये थी कि एक एनर्जी मिल जाए और ये रहे कि भाई अगर हमें छेड़ा वो हिंदुत्व का एजेंडा चला जाएगा। और दूसरा, वो आरएसएस को भी मैसेज दे रहे थे कि जो
हिंदुत्व का एजेंडा है उसको तो मैं ही चलाऊंगा और पूरी ठसक से चलाऊंगा, पूरी दमदारी से चलाऊंगा। और दूसरा, इस बात को काउंटर करने के लिए कि वो उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है पार्टी के लोगों से या विधायकों से या सांसदों से, तो उसके लिए उन्होंने मंडलवार बैठकें शुरू की और लगातार कर रहे हैं। वो आजमगढ़ गए, बनारस गए, आज भी कहीं हैं, तो वो 2-2 दिन की बैठकें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में ये खेमा क्या कर रहा है? ओम प्रकाश राजभर सोमवार को वाराणसी मंडल की उनकी बुला ओम प्रकाश, आपकी आवाज आपकी कट रही है। हाँ उत्कर्ष, फिर लगता है कुछ प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा लगता है कि उत्कर्ष आपकी आवाज फिर कट गई है। हाँ, कुछ समस्या है, देखिए अगर नहीं माफ करिएगा उत्कर्ष, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो हमें जो है इनकी आपकी बात का लबोलबाब यही है कि जिस तरीके का माहौल है, कई व्हील विद इन व्हील्स हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ अपने को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए लखनऊ में वो हर वक्त हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो नेम प्लेट लगाने वाली बात थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक दिया गया है, और उसके पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, था बिल्कुल हिंदू मुसलमान डिवाइड करने का, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसे में जो केशव मौर्य ने जो चलाया है मुहिम, पिछड़ों के नेता बन करके उभर करके एक ये बात कायम करना भाजपा और भाजपा के एलाइज के बीच में कि दरअसल पिछड़ों को निग्लेक्ट किया जा रहा है और केशव मौर्य उनके लिए अग्रसर होकर के लड़ रहे हैं, यही। लेकिन ये बातें साफ दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है। और कितना भी वो गाते रहे, ऊपर से दिखाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर ब्रॉड ब्राइट है, ये तीनों बातें हवा हवाई लगती हैं। और इसमें आने वाला समय बहुत जल्द ये बता देगा कि कितना ज्यादा विभाजन है। जिस तरीके का घमासान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो उन्हें कहां तक पहुंचाएगा, यानी कि इसमें गिरावट ही आ सकती है। इससे लाभ किसी का होने वाला नहीं दिखता है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।